हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब फिट एंड फाइन होंगे। तो वंस अगेन अ वेरी वार्म एंड हार्टी वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये मेरी पहली वीडियो है क्लास 12th के लिए। तो क्लास 12th का जो आपका ज्योग्राफी सब्जेक्ट है, इसमें आपकी 2 बुक्स हैं। तो जिसमें से जो आपकी फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, तो इसके बारे में मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ और ये चैप्टर हम इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं विद प्रॉपर नोट्स और प्रॉपर गाइडेंस। तो इस चैप्टर के बाहर मतलब इस नोट्स के बाहर से आपका इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला, ये आपको मेरी गारंटी है। तो यहाँ पे आप इसको अच्छे समझ लो, पढ़ लो और इसको आपके अपने माइंड में बिठा लो। तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल सा है। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, मानव भूगोल के बारे में कि मानव भूगोल क्या है। तो मानव भूगोल आपको नाम से पता चल रहा है, मानव मतलब इंसान और भूगोल मीन्स ज्योग्राफी। एक ऐसा भूगोल, एक ऐसा विशेष क्षेत्र जिसमें हम एक इंसान के बारे में और प्रकृति के से क्या संबंध हैं उसके, किस तरीके से वो प्रकृति में रहता है, क्या क्या चीज़ें वो प्रकृति से लेता है, किस तरीके से वो प्रकृति के ऊपर निर्भर है, उस सबको हम इसमें पढ़ने वाले हैं। सॉरी। तो मानव भूगोल मानव तथा प्रकृति के बीच संबंधों का अध्ययन है। इसमें हम क्या पढ़ते हैं कि इंसान और प्रकृति के बीच में क्या संबंध है, हम उस चीज़ को इसमें पढ़ते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच संबंधों का अध्ययन है। क्रियाशील मानव मतलब जो इंसान काम करता है, जो क्रियाएं करता है, उसके बीच में, और अस्थिर पृथ्वी, अस्थिर पृथ्वी का मतलब यहाँ पर ये है कि पृथ्वी जो है वो स्थिर नहीं है, फिक्स्ड नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन, कुछ ना कुछ चेंजेस जो है वो आते रहते हैं। तो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव दोनों के बीच में किस तरीके से काम होता है, किस तरीके से संबंध है, हम उसको पढ़ते हैं किसमें, मानव भूगोल में। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है मानव भूगोल के क्षेत्र, कि मानव भूगोल के क्या क्या क्षेत्र होते हैं। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो मानव भूगोल के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम इसमें पढ़ते हैं जनसंख्या के बारे में। जनसंख्या क्या होती है, आपकी पॉपुलेशन, कि कितनी जनसंख्या हमारे देश में बढ़ रही है, कितनी घट रही है, क्या मृत्यु दर है, क्या जीवन दर है, तो सब चीज़ें हम इसमें पढ़ते हैं। इसके अलावा संयोजन व प्रादेशिक संगठन, मतलब कौन कौन से संगठन हमारे देश में बने हुए हैं। संगठन क्या होता है, आपका ग्रुप, कि कौन कौन से ग्रुप जो आपके संगठन हैं, जो आपके ग्रुप्स हैं वो बने हुए हैं। इसके अलावा प्राकृतिक संसाधनों के बारे में पढ़ते हैं, किस तरह के संसाधन हमारे देश में उपस्थित हैं, कितने प्रकार के संसाधन हमारे देश में और किस तरीके से हम उनको निकालते हैं, किस तरीके से हम उनका उपयोग करते हैं, हम इस सब में पढ़ते हैं। अन्य प्रदेशों से संबंध, की मतलब हमारे देश के जो अन्य देश हैं, मतलब बहुत सारे जो हमारे देश पृथ्वी पर अलग अलग देश हैं, उनसे क्या क्या हमारे संबंध है, कैसे संबंध है, वो हम इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद हमारा आता है कालिक अनुक्रमण और सांस्कृतिक व वातावरण, कि मतलब संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हमारी संस्कृति देश में चल रही है, किस तरीके से हम नई नई संस्कृतियों को अपना रहे हैं, कैसा वातावरण हमारे देश में चल रहा है, वो सब इसमें हम पढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है भूगोलिक विचारधाराएं, कि हमारी जो भूगोलिक विचारधाराएं हैं वो कैसी हैं। विचारधारा क्या होती है, एक इंसान किस तरीके से सोचता है एक चीज़ के बारे में, उसको हम विचारधारा कहते हैं। तो जो बहुत सारे अलग अलग वैज्ञानिक थे और उन्होंने क्या करा, प्रकृति और मनुष्य के संबंधों के बारे में अपने अलग अलग विचार प्रकट करें। अब देखो, हर इंसान का हर चीज़ को देखने का नज़रिया ना अलग होता है, कोई किस चीज़ को कैसे देखता है, कोई किस चीज़ को कैसे देखता है। तो जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, उन्होंने अलग अलग नज़रिए से उस चीज़ को देखा और प्रकृति और मनुष्य के संबंध को इस चीज़ में एक्सप्लेन करा। तो यहाँ पर हम मेनली 3 तरीके की विचारधाराएं पढ़ेंगे। सबसे पहला आपका आता है नियतिवाद, या फिर जिसको हम निश्चयवादी भी कहते हैं। दूसरा आपका आता है संभाववाद और तीसरा आता है आपका नवनिश्चयवाद। तो सबसे पहले पढ़ते हैं नियतिवाद या फिर निश्चयवाद के बारे में। तो नियतिवाद या फिर निश्चयवाद क्या होता है। नियति क्या होती है आपकी, जो आपकी पुराने समय से टाइम चलता आ रहा है, तो उसको हम एक तरीके से नियति कहते हैं। ठीक है। तो नियतिवाद विचारधारा क्या कहता है, नियतिवाद विचारधारा ये बात कहता है कि प्रारंभ में मानव आदिम अवस्था में था। आदिम मतलब जो आपका पुराना टाइम होता है, जैसे जिसमें इंसान केव्स में रहता था। केव्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, गुफाएं गुफाओं में रहता था और उन सब ऐसे पत्तों के कपड़े पहनता था, इन जानवरों को खाता था, पूरी तरीके से प्रकृति के ऊपर निर्भर था। तो वो हमारा आदिम काल था, पुराना समय जो था हमारा। उस समय प्रकृति के अनुसार स्वयं को ढाल लिया और उसने क्या करा था, प्रकृति के अनुसार ही अपने आप को ढाल रखा था। तो वो पूरा का पूरा किस पर निर्भर था, सिर्फ प्रकृति के ऊपर। प्रकृति के अलावा उसको कोई चीज़ नहीं पता थी जहाँ से वो अपना गुजारा भत्ता कर सके। इस समय प्रौद्योगिकी का स्तर निम्न था। प्रौद्योगिकी होती है आपकी टेक्नोलॉजी, जैसे कि आपका फ़ोन डेवलप हो चुके हैं, आपके पास कंप्यूटर आ चुके हैं, नेट आ चुका है, गाड़ी वगैरह बन चुकी है, गर्मी से बचने के लिए एसी कूलर आ गए हैं। ये सारा हमारा प्रौद्योगिकी में आता है, टेक्नोलॉजी कहते हैं इसको हम इंग्लिश में।
तो इस समय क्या था, जो आपका प्रौद्योगिकी का स्तर था वो निम्न था, मतलब टेक्नोलॉजी जो थी वो आपकी पूरी तरीके से ज़ीरो थी और मानव विकास भी बहुत कम था। कि अब ऑफकोर्स की बात है, जब आपके पास विकास के लिए कुछ चीज़ ही नहीं तो आप विकास कहाँ से करोगे, तो मानव विकास भी बहुत कम था। मानव प्रकृति को सुनता था, उसकी पूजा करना और उसकी प्रचंडता से डरता। प्रचंडता मतलब उसका जो एक डिसएडवांटेज वाला फैक्टर होता है ना, खतरे वाला फैक्टर होता है, उस चीज़ से वो डरता था। उसको ऐसा लगता था कि अगर मैं प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा तो प्रकृति क्या करेगी, उस चीज़ का मेरे से बदला लेगी। तो ये क्या था, उस टाइम पे मानव क्या करता था, प्रकृति को सुनता था, उसकी देखभाल करता था, उसकी पूजा करता था और उसकी प्रचंडता से डरता था, उसके खतरों से डरता था वो। संसाधनों के लिए मानव साझा प्रकृति पर निर्भर था। किस पर निर्भर था, पूरा का पूरा वो प्रकृति के ऊपर निर्भर था। अतः इस अवस्था को पर्यावरणीय निश्चयवाद के नाम दिया गया और रेडज़ेल, रीटर और हैम्बोल्ड इसके समर्थक थे। ये तीन आपके साइंटिस्ट्स के नाम हैं जो इस विचारधारा के समर्थक थे, जिन्होंने बोला था कि ये विचारधारा बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही कही गई है। तो ये तीन आपके साइंटिस्ट के नाम थे और ये आपका नव निश्चयवाद या फिर नीतिवाद के बारे में था। नेक्स्ट आपका आता है संभाववाद विचारधारा। तो संभाववाद विचारधारा क्या कहता है कि समय के साथ साथ मनुष्य का विकास हुआ, कि मतलब टाइम के साथ साथ इंसान ने अपने आप को डेवलप करना शुरू करा, अपना विकास करना शुरू करा और अपने साथ साथ जो उसका आसपास का समाज था उसका भी उसने विकास करना शुरू करा। विडाल डी ला बॉल्श ये इसके समर्थक थे, साइंटिस्ट का नाम है जो इसके समर्थक थे, जिन्होंने ये बात कही थी कि ये बात बिल्कुल सही है। अब वह प्रकृति से नहीं डरता था और अब मनुष्य खुद की प्रकृति के अनुसार ढालने लगा था, खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा था। कि मतलब पहले क्या था, निश्चयवाद में क्या पढ़ा था हमने, नियतिवाद में, कि इंसान जो था वो प्रकृति की प्रचंडता से डरता था। उसको खतरा होता था कि अगर मैं प्रकृति को कोई नुकसान पहुंचाऊंगा तो प्रकृति उस चीज़ का बदला मेरे से लेगी। पर जब जैसे जैसे इंसान ने अपना विकास करना शुरू करा तो उसके मन से वो डर जो था वो खत्म होने लगा धीरे धीरे। अब मनुष्य खुद को प्रकृति के अनुसार ढालने लगा। टाइम कोई भी हो, हमें प्रकृति के अनुसार अपने आप को ढालना ही पड़ता है। अब मनुष्य प्रकृति से स्वतंत्र होकर रहने लगा। उसने बोला जैसे पहले था कि इंसान पूरा का पूरा प्रकृति के ऊपर निर्भर था, अब क्या था, धीरे धीरे इंसान ने अपने आप को उस चीज़ से आज़ाद कर लिया और वो प्रकृति से स्वतंत्र हो गया। उसने नई नई चीज़ें सीख ली जिससे वो अपना गुजारा कर सकता था और पूरी तरीके से जो प्रकृति के ऊपर निर्भर था वो चीज़ यहाँ पर ख़त्म होने लगी थी। अब मनुष्य प्रकृति परिवर्तन कर सकता था, चेंज कर सकता था प्रकृति के अंदर कुछ भी अगर उसको नहीं अच्छा लगा है। जैसे कि अगर रहने के लिए जगह नहीं मिल रही तो पेड़ काट के जगह बना ली, कूलर एसी बना लिए, प्रकृति से बन रहे हैं सब चीज़ें। पेपर बना लिए लिखने के लिए, कहाँ से बन रहे हैं, प्रकृति से बन रहे हैं। तो उसने क्या करा, प्रकृति में परिवर्तन करने लगा और मनुष्य संसाधनों का इस्तेमाल भी करने लगा। मतलब प्रकृति के अंदर जितने भी संसाधन हैं आपके पास उन सबका वो इस्तेमाल करने लगा। मनुष्य ने प्रौद्योगिकी को भी विकास किया, मतलब टेक्नोलॉजी हमारे देश में धीरे धीरे आने लगी थी। फॉर एग्जाम्पल गर्मी से बचने के लिए कूलर पंखे बनाना, कि इंसान ने क्या करा, गर्मी से बचने के लिए क्या बनाया, कूलर पंखे बनाए। कहाँ से बनी ये सारी चीज़ें, आपकी प्रौद्योगिकी से, टेक्नोलॉजी से बनी है और दूसरा आपका प्रकृति से चीज़ें लेकर बनी है। तो यह हमारा कुछ संभाववाद के बारे में था। इसके बाद नेक्स्ट और लास्ट आपकी विचारधारा इसमें आती है नवनिश्चयवाद विचारधारा। नवनिश्चयवाद विचारधारा क्या थी, जो आपने संभाववाद और नियतिवाद पढ़ा था, इसने क्या बोला, नवनिश्चयवाद विचारधारा ने ये बात कही कि जो आपकी नियतिवाद विचारधारा है और जो आपकी संभाववाद विचारधारा है, दोनों का ही बीच का रास्ता इसने बनाया था। ग्रिफिथ टेलर नाम का इंसान था, साइंटिस्ट था, जिसने इस विचारधारा को समर्थक किया था और इसने क्या बात बोली थी कि नई संकल्पना के तो नितांत मतलब होता है पूरी तरीके से पर्यावरणीय निश्चयवाद है और ना ही पूरी तरीके से स्वतंत्रता है, मतलब संभाववाद है। सेम जैसे मैंने आपको बात अभी बताई कि इसने क्या बोला कि ना तो ये पूरी तरीके से निश्चयवाद है और ना ही ये पूरी तरीके से संभाववाद है, मतलब ना तो पूरी तरीके से इंसान प्रकृति के ऊपर डिपेंडेंट है और ना ही पूरी तरीके से उससे स्वतंत्र है, क्योंकि हम सब स्वतंत्र नहीं हो सकते प्रकृति से। हमें चाहे कितने भी विकास कर लें, कितनी भी हम डेवलपमेंट कर लें, प्रकृति से चीज़ें हमें लेनी पड़ेंगी। कुछ ना कुछ चीज़ हम प्रकृति से ले ही रहे हैं, जैसे कि ऑक्सीजन, अब वो तो नहीं बना सकते ना, और अगर बना लो तो कितनी बना लोगे, इतनी जनसंख्या है हमारे पास, सबके लिए पूरी नहीं हो पाएगी। तो कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ रह ही जाती है जो हम प्रकृति से लेते हैं। मानव केवल प्राकृतिक नियमों का पालन करके प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकता है। इन्होंने ये बात बोली कि इंसान प्रकृति के ऊपर कैसे अपना विजय प्राप्त कर सकते, कैसे उसको जीत सकते, कैसे कंट्रोल कर सकता है, उसके नियमों का पालन करके। तुम पेड़ मत काटो, ये आंधी तूफान, सूखा, बाढ़, ये सब चीज़ें नहीं आएंगी। तो ये कुछ एग्जाम्पल है इसका।
यह दो विचारीय पर्यावरणीय निश्चयवाद और संभाववाद के बीच का रास्ता बनाता है। मध्य मतलब बीच का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, संभाववाद और नियतिवाद के बीच का रास्ता है। इसने बोला है कि ना तो पूरी तरीके से नियतिवाद ठीक है, ना पूरी तरीके से संभाववाद ठीक है, तो दोनों के ही बीच का रास्ता इसने यहाँ पर बनाया है। इसके बाद आपका नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रौद्योगिकी का विकास, कि किस तरीके से हमने टेक्नोलॉजी का विकास करा है। मनुष्य ने प्रकृति के नियमों को समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास किया, मतलब टेक्नोलॉजी का विकास कैसे करा, उसके नियमों को समझकर। इसके उदाहरण निम्नलिखित है, फिर इसके कुछ एग्जाम्पल्स मैं यहाँ पर लाई हूँ आपके लिए। सबसे पहले एग्जाम्पल है ग्रीष्म और ऊष्मा, मतलब गर्मी जो होती है हमारी, हमने गर्मी और उसका यूज़ कैसे करा कि पहले जो हमारी ऊष्मा थी और जो हमारी ग्रीष्म थी उसकी हमने संकल्पनाएं, इससे क्या बनाया, हमने आग की खोज करी। आग की खोज से हमारी मदद की और आज हम आग का प्रयोग करने लगे। अब आग बनी कैसे थी कि उन्होंने देखा, आदिवासियों ने देखा था कि दो पत्थरों को घिसकर उसमें से हीट निकलती है, ऊष्मा निकलती है और उस ऊष्मा से एक चिंगारी निकलकर आग जल जाती है। तो उन्होंने क्या करा, उस ऊष्मा का इस्तेमाल करा और ये टेक्नोलॉजी बना दी किस चीज़ की, आग की। उसके बाद नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल आता है डीएनए और अनुवांशिकी। तो डीएनए और अनुवांशिकी क्या था कि आदिवासियों ने, पुराने समय के लोगों ने ये चीज़ देखी कि जो हमारे जीन्स हैं वो कहाँ कैसे ट्रांसफ़र होते हैं, जो हमारी विशेषताएं हैं वो कहाँ से आती हैं, हमारे माँ बाप से आती हैं। जो हमारे माँ बाप में है वो हम में होगी और जो हम में है वो हमारे बच्चों में होगी। इसे समझने के बाद ज़्यादातर बीमारियों पर जीत पा चुके हैं। तो ये जो हमारे डीएनए, अनुवांशिकी, विशेषताएं कैसे ट्रांसफ़र होती हैं, ये सब सीखने के बाद हमने क्या करा, बीमारियों पर जीत पाई। मतलब किस तरीके से हम एक बीमारी को फैलने से रोक सकते हैं दूसरी जनरेशन में, दूसरी पीढ़ी में, या किस तरीके से हम एक चीज़ को ठीक कर सकते हैं, वो सब हमने कहाँ सीखा, डीएनए और अनुवांशिकी पढ़ने के बाद। लास्ट हमारा आता है इसमें वायु गति के नियम, कि वायु और गति के क्या नियम हैं। अधिक तेज़ गति के वाहन बनाने के लिए हमें गति के नियमों को पढ़ना पड़ता है, तभी हम तेज़ गति के वाहन बना पाते हैं। तो हमने क्या करा था कि उस टाइम पर हमने क्या पढ़ा, वायु को पढ़ा कि किस तरीके से हवा की गति है, कैसे हम अलग अलग गति को तेज़ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो हमने वो सब चीज़ें पढ़ी और वो सब चीज़ें पढ़ने के बाद, वो नियम पढ़ने के बाद हमने क्या करा, यहाँ पर ये जो हमारा तेज़ गति के वाहन थे हमने वो बनाने शुरू करे थे। तो नियम पढ़ने के बाद हमने क्या करा है, उस चीज़ को यूज़ करा है, इस चीज़ का इस्तेमाल करा है टेक्नोलॉजी या फिर प्रौद्योगिकी के विकास के लिए। लास्ट टॉपिक इसमें आता है प्रकृति का मानवीकरण, कि किस तरीके से प्रकृति का मानवीकरण हम कर सकते हैं। समय के साथ मानव पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगा है, कि मतलब टाइम के साथ साथ हम इंसान जो है वो समझने लगा है किस तरीके से प्राकृतिक है, किस तरीके से प्रकृति के बल हैं, क्या क्या चीज़ें प्राकृतिक कर सकती है हमारे साथ अगर हम उसको नुकसान पहुँचाएंगे। मानव ने अपना सामाजिक और सांस्कृतिक विकास किया, हमने अपने समाज में विकास करा है, संस्कृतियों में विकास करा है, कि पहले किसी सोच नहीं रही है अब लोगों की, जो संस्कृति थी अब लोग एक साथ संस्कृति अपनाने लगे हैं, बहुसंस्कृतीय लोग हमारे देश में होने लगे हैं। फिर मानव ने बेहतर प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी का विकास किया। पहले क्या किया, बलों को समझा, नियम कायदे कानूनों को समझा, नियम कायदे कानून समझने के बाद उसने अपने समाज का विकास करा, समाज के बाद संस्कृति का विकास करा और संस्कृति के बाद लास्ट में अपनी प्रौद्योगिकी या फिर टेक्नोलॉजी का विकास करा। प्रौद्योगिकी के विकास के बाद अस्पताल, नगर, खेत फलोहन, मैदान, चारागाह, पतन, अंतरिक्ष के उपग्रह आदि का विकास किया। अब टेक्नोलॉजी के विकास के बाद जो चीज़ें हमारे पास बच गई, जैसे कि स्पेस में जाना हो गया, मैदान किस तरीके से बना सकते हैं, एग्रीकल्चर को किस तरीके से हम ठीक कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हमने यहाँ पर देखी और उन सब का भी विकास करना हमने शुरू करा। तो इन शॉर्ट हमने हर चीज़ का विकास धीरे धीरे करा है, एक के बाद एक करा है। तो इसका तो आपका ये चैप्टर जो है वो यहाँ पर ख़त्म होता है और आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें कंफर्म हो गई होंगी, क्लियर हो गई होंगी और समझ में भी आ गई होंगी। तो बहुत ही इजी नोट्स थे। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो पसंद आई हो, समझ में चीज़ें आ गई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर देना और कोई भी डाउट हो तो आप नीचे उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।